हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 15। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्टिंग। मतलब जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम लोग हर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, उसकी यूनिट टेस्टिंग करते हैं। तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में जो यूनिट टेस्टिंग होती है वो क्या होती है। सो जैसे हमने बताया कि जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उस वेब पेज को टेस्ट करना या फिर जो भी हमने एप्लीकेशन में जो मॉड्यूल बनाया है उसको टेस्ट करना ही यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। अब इस यूनिट टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई कोड लिखते हैं, उस कोड के थ्रू हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने जो भी कोई एप्लीकेशन बनाया है, कोई वेबसाइट बनाया है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग जो भी कोड लिखते हैं, उसके मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए हम लोग जो भी कोड लिखते हैं वो कहलाती है हमारी यूनिट टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग में हम लोग HTML का भी यूज करते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्टिंग। मतलब जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूनिट टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जो हमारा पहला चैलेंजेस है वो है कि बाकी लैंग्वेज में क्या होता है कि जब हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं तो वो सभी ब्राउज़र को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूनिट टेस्टिंग में जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है वो ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक। जो दूसरा चैलेंजेस है वो ये कि जो हमारे बाकी के जो लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक, वो यूनिट टेस्टिंग में जो भी हमारा सिस्टम होता है वो उनकी एक्टिविटी को समझता है। वो जो भी हम लोग सिस्टम का जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारे लैंग्वेज समझते हैं उन चीज़ों को, लेकिन हमारा जो जावास्क्रिप्ट होता है वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता। ठीक है। थर्ड क्या होता है कि जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन होता है, मतलब जो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोई बनाते हैं वेब एप्लीकेशन, तो आपने देखा होगा कि हम लोग काफ़ी सारे डिपेंडेंसी को यूज करते हैं। डिपेंडेंसी मतलब कि हम काफ़ी सारे प्लगइन को यूज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जीएस फाइल को यूज करते हैं। तो ये भी एक तरीके का चैलेंजेस होता है जब हम लोग यूनिट टेस्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। चौथा क्या होता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, हमको कि जावास्क्रिप्ट जो होता है HTML और CSS के साथ साथ ही इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी एक तरीके का चैलेंज फेस करना पड़ता है हमको HTML और CSS के साथ। पांचवा क्या होता है कि जब हम लोग डोम मैनिपुलेट करते हैं या फिर जब हमारा कोई पेज री रेंडर होता है, तो उस केस में भी हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यूनिट टेस्ट में। छठा और जो आखिरी होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई पेज लोड कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमें कुछ एरर देखने को मिल जाता है, जैसे अनेबल टू लोड एग्जाम्पल डॉट जेएस। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल ऐसी होती है कि जो लोड नहीं हो पाती है, या फिर उसको जावास्क्रिप्ट की फाइल मिलती नहीं है, या फिर केवल जावास्क्रिप्ट नहीं, कुछ कुछ प्लगइन भी ऐसे होते हैं जो उसको नहीं मिल पाते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम जो होते हैं ये एक यूनिट टेस्टिंग के समय डेवलपर को फेस करने पड़ते हैं, या फिर जो भी यूनिट टेस्ट करता है उसको इस तरीके के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्टिंग। मतलब कि जावास्क्रिप्ट में जो यूनिट टेस्टिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हम ऐसा क्या करें कि हमें कम से कम प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। तो जो हमारा सबसे पहला है, हमें कभी भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो हम ग्लोबल वेरिएबल की इन द सेंस कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब डिफाइन करते हैं वेरिएबल, तो हम लोग वैर कीवर्ड या फिर लेट कीवर्ड या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अगर हमें उसको बनाना है ग्लोबल वेरिएबल, तो हम इन तीनों कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। उस केस में वो क्या होता है कि हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। तो हमें ग्लोबल वेरिएबल का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, हमें उसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, मतलब उसमें कोई फेरबदल हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट प्री डिफाइंड हो चुका है तो, या फिर जो ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है प्रॉपर तरीके से, हमें उसे मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या होता है कि जो हम लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं, जो हम प्लगइन यूज कर रहे होते हैं,
हमें बस उसकी जो कोर फंक्शनैलिटी होती है, मतलब जिस चीज़ के लिए वो लाइब्रेरी बना है, जिस चीज़ के लिए वो प्लगइन बना है, हमें बस उसकी कोर फंक्शनैलिटी को ही यूज करना चाहिए। उसमें भी हमें कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए, हमें उसमें कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए, वरना वो भी प्रॉब्लम करना, मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर अगर हमने उसकी कोर मॉड्यूल को चेंज किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ कोई फंक्शनैलिटी ऐसी हो जो कि काम करना बंद कर दे। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई लाइब्रेरी यूज करेंगे, तो जो उसकी एक्चुअली कोर फंक्शनैलिटी होती है, जिस चीज़ के लिए हम लोग उस लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, हमें बस उसी फंक्शनैलिटी के लिए उसको यूज करना चाहिए। उसमें जहाँ तक हो सके कोई भी फेरबदल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो आखिरी होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई जावास्क्रिप्ट का वर्क कर रहे होते हैं, तो हम लोग काफ़ी डिपेंडेंसी को यूज करते हैं, मतलब काफ़ी एक्सटर्नल एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल यूज करते हैं, कोई एक्सटर्नल प्लगइन का यूज करते हैं। तो जहाँ तक हो सके हमें इन डिपेंडेंसी का यूज कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंसी का यूज करेंगे, यूनिट टेस्टिंग में हम लोग को उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इन चारों पॉइंट का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग कोई वेब एप्लीकेशन या फिर कोई वेब मॉड्यूल बनाते हैं तो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।